Hi everyone, this is Naveen Kosik, your teacher and mentor for geography. So we will be studying about the part of geography which is asked in UPSC exams like CDS, CAPF. तो ये हमारा CAPF का मॉड्यूल है। तो उसके अंदर हम बेसिकली देखें तो लगभग जो वेटेज है ज्योग्राफी है वो अराउंड 25 मार्क्स के अंदर होता है। 25 मार्क्स प्लस माइनस 2। तो इतना हमारा वेटेज होता है ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी का हम अगर पार्ट देखें तो ज्योग्राफी के अंदर जो डिवाइड करें हम ज्योग्राफी को दो सबसेट में डिवाइड करते हैं। पहला फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। एक तीसरा सबसेट है वो है इंडियन ज्योग्राफी। तो कोई भी एग्ज़ाम हुआ वो यूपीएससी सीएपीएफ हुआ कोई भी और एग्ज़ाम हुआ तो उसके अंदर हमारा ये तीन पार्ट्स में ज्योग्राफी डिवाइड होती है और इन्हीं पार्ट्स के अंदर हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे या फिर कवर करेंगे। ठीक है। तो अगर फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट को देखें तो फिजिकल ज्योग्राफी को डिवाइड करें तो हम बेसिकली चार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चार सबसेट जो हैं वो पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा होगा हमारा क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा होगा हमारा ओशियनोग्राफी और जो फोर्थ है वो होगा हमारा बायोजियोग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिकली इतना ज़्यादा कुछ कवर करने को होता नहीं है। जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो आपके फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट से ही होते हैं। बाकी ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ हमारा इकोनॉमिक जो ज्योग्राफी है वो कवर होती है और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी जिसमें हमारा बेसिकली लोकेशन टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि कौन सी, जैसे कि हाइट पूछ ली अरेंज द ऑर्डर्स में कि सबसे ऊंची से सबसे नीचे वाली को आप अरेंज कीजिए। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ जैसे कि नेशनल पार्क्स वगैरह से। तो वो भी हम क्या करते हैं वो ज्योग्राफी वगैरह में कवर करते हैं लोकेशन वगैरह के अंदर। और जो इंडियन ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जैसे कि मानसून है हमारा, जेट स्ट्रीम्स है हमारा और ये सब चीज़ें हैं जो, तो ये सब हम कैसे कवर करेंगे, ये हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ही कवर करते हुए चलेंगे। और लास्ट में जो फैक्चुअल पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी का वो हम डिफरेंटली कवर करेंगे जो हमारे इंडियन ज्योग्राफी के स्पेशल लेक्चर्स होंगे उसके अंदर। ठीक है। तो आई होप कि आपको बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा कि कैसे हम इस मॉड्यूल को कवर करने वाले हैं और कौन कौन सी मतलब किस वे में हम इसको कवर करेंगे, किस वे में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर जिसके अंदर हम बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा, तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम की, हमारे यूनिवर्स की। जो बेसिकली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इनसे तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। यूनिवर्स के या सोलर सिस्टम के कंसेप्ट से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल वाइज नहीं होते हैं, लेकिन वो फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे होते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन आता है कि ये जो यूनिवर्स कौन सी है, कितनी है, उसके बाद सन सरफेस का टेम्परेचर, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। उसके अलावा प्लैनेट से भी क्वेश्चन आते हैं आपके कि कौन से प्लैनेट्स के राउंड डार्क एंड मतलब सर्कल्स मिलते हैं, बैंड्स कौन से प्लैनेट पे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलते हैं यूपीएससी एग्जाम्स में। ठीक है। तो हम इसको होलिस्टिकली कवर करेंगे और उनसे फैक्ट जो हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो थोड़ा सा बेसिकली आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि यूनिवर्स कैसे बना था। हालांकि ये हम आगे भी पढ़ेंगे बिग बैंग थ्योरी। आपको यहीं पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ बिग बैंग थ्योरी का। तो अगर हम देखें तो यूनिवर्स की जो एज है वो बोली गई है लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स है। तो मतलब कि जो यूनिवर्स था वो उससे पहले भी यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। तो 13.8 बिलियन ईयर पहले यूनिवर्स नहीं था, उसके बाद यूनिवर्स की जो फॉर्मेशन हुई थी। तो फॉर्मेशन के लिए जो मोस्ट ट्रस्टेड थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। तो सबसे जो मोस्ट ट्रस्टेड थ्योरी बिग बैंग थ्योरी है, तो ये क्या कहती है आपको, बिग बैंग थ्योरी आपको बताती है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो ये हमें बताती है कि इससे पहले यानी 13.8 बिलियन ईयर से पहले जो सारा मैटर था, जिस मैटर से हमारे सन बना हुआ है, सोलर सिस्टम बने हुए हैं, सारे प्लैनेट्स बने हुए हैं, सारी गैलेक्सीज बनी हुई हैं, तो जो पूरा यूनिवर्स का जो मैटर है ना वो एक जगह पे क्या था, कंडेंस था, एक जगह पे इकट्ठा था। ठीक है। और इसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। यहाँ पे सिंगुलैरिटी थी, जो सारा मैटर है ना वो सारा मैटर एक ही जगह पे आपका कलेक्ट हो रखा था। जैसे हम अभी देखते हैं ना ब्लैक होल,
तो ब्लैक होल बेसिकली क्या होता है कि उसके अंदर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है और वो सारे मैटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इवन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए उसको ब्लैक होल बोलते हैं। तो ये भी एक टाइप का ब्लैक होल ही मान लीजिए आप, सिंगुलैरिटी। इसके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रेविटी थी, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी थी कि जो सारा मैटर था यूनिवर्स का वो सारा इसके अंदर फंसा हुआ था, यहाँ पे इकट्ठा हो रखा था। तो इस टाइम पे यानी 13.8 बिलियन ईयर्स अगो क्या होता है कि इसमें एक एक्सप्लोजन होता है, रीजन्स अननोन है, इसमें एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से जो सारा मैटर है वो वेरियस डायरेक्शंस में आपका बिखर जाता है, ठीक है। कोई मैटर यहाँ चला गया, कोई मैटर वहाँ चला गया, तो ऐसे क्या होता है, सारा मैटर आपका इधर उधर चला जाता है, ठीक है। तो जब सिंगुलैरिटी से आपके जो मैटर निकलता है तो वो मैटर कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। तो वो मैटर क्या करता है, वो मैटर गैलेक्सीज के रूप में डिवाइड हो जाता है। आपके यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, एग्जैक्ट नंबर मुझे भी नहीं पता है, मतलब किसी को नहीं पता है। तो इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, तो ये सारी क्या बन जाती है, एक एक गैलेक्सी बन गई, ठीक है। और हर गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं। मान लीजिए इसको हम एक्सपेंड करके देखें तो मान लीजिए ये गैलेक्सी है, इसके अंदर पता नहीं कितने मिलियन सोलर सिस्टम होते हैं आपके, ठीक है। ऐसे सोलर सिस्टम बनते हैं और हर सोलर सिस्टम में एक सन और उसके साथ प्लैनेट्स होते हैं जो उसके अराउंड ऑर्बिट करते हैं। ये है बेसिकली आपकी बिग बैंग थ्योरी। तो ऐसे ही एक सोलर सिस्टम जो बना वो बना हमारा सोलर सिस्टम, और जो एक प्लैनेट बना वो हमारा बना अर्थ, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं, जैसे जो अर्थ की जो गैलेक्सी थी, यहाँ से जो मैटर निकला वो सारा क्या हुआ, गैलेक्सी बन गया। और वो गैलेक्सी हमारी जो गैलेक्सी अर्थ गैलेक्सी, उसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी है। तो इसके अंदर लगभग 100,000 मिलियन स्टार्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिक से फैक्ट्स हैं, ये आपको आ सकते हैं एग्जाम में, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम कैसे, सोलर सिस्टम जो हमारा बना, कि जैसे हम गैलेक्सी के बारे में पढ़ा, गैलेक्सी से फिर क्या हुआ, बहुत सारे सोलर सिस्टम बने और हर सोलर सिस्टम में एक सन और प्लैनेट्स होते हैं। ऐसे ही हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है और 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सारे क्या करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। तो सबसे पहले देखते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट और सर्कुलर ऑर्बिट क्या होता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट का, सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब है, मान लीजिए ये सन है, ठीक है। ये मतलब ये हो गया सर्कुलर ऑर्बिट कि जो ये प्लैनेट है ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। सर्कुलर का मतलब होता है कि जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, ये सारी इक्वल है, ठीक है। सर्कल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो रेडियस होती है वो सारी इक्वल होती है, एक ही जो सारे पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट का होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर ये सन हो गया आपका। इलिप्टिकल ऑर्बिट आपका सर्कुलर नहीं होके थोड़ा सा ऐसे होता है। इसका मतलब है कि जो ये पॉइंट्स हैं, ये जो एजेस हैं, वो थोड़े से ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंसेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इस टाइप की ऑर्बिट में जो क्या करते हैं, वो जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ना कि सर्कुलर ऑर्बिट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सिर्फ यही फ़र्क है कि सर्कल में जो रेडियस होती है सारी एक जैसी होती है, सारी डिस्टेंस जो है वो सारी सिमिलर होती हैं, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही ये डिस्टेंस भी है। लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये डिस्टेंस कम होती हैं दोनों, और ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है। तो हम यूपीएससी ऐसे बता सकता आपको, किसी आपको एमसीक्यू में दे देगा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट की जगह आपको सर्कुलर ऑर्बिट दे दिया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके अलावा देखें तो जो सन का सरफेस टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। जो कोर होती है सन की, उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो मिलियन डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है। लेकिन जो सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और जो साइज़ में देखें तो ये अराउंड 300 टाइम्स बड़ा है, 300,000 टाइम्स बड़ा है अर्थ से। मतलब अर्थ के जो, मतलब कि देख लीजिए आप, अर्थ ये हो गई, सन ये हो गया, तो हम मतलब कंपेयर कर भी नहीं सकते, इतना बड़ा है सन हमारे अर्थ से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स प्लैनेट्स के बारे में, कि कैसे प्लैनेट्स, सन के अराउंड कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। तो आई होप कि आपको सबको मतलब ये चीज़ तो याद करनी होंगी खुद से ही कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले कौन सा आता है आपका, मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद आपका अर्थ थर्ड प्लैनेट जो होता है, उसके बाद आता है मार्स आपका, उसके बाद आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो ये
प्लैनेट्स के नाम हैं और ऑर्डरली ये ऐसे रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, ठीक है। सबसे पहले देखो पहला प्लैनेट कौन सा है, मरकरी, स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू सन, ठीक है। सबसे पहला कौन सा हो गया, मरकरी। तो देखिए मरकरी सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक का तो मतलब हीट के सोर्स के सबसे ज़्यादा पास में है, सबसे ज़्यादा पास में, तो सबसे गर्म भी यही है। मरकरी आपने साइंस से पढ़ा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, मरकरी जो होती है वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, मेटल, ठीक है, लिक्विड होती है। तो कभी आपने सोचा कि इसको क्यों नाम दिया गया होगा मरकरी? मतलब ये मेरा सिर्फ एक लॉजिक सा है थोड़ा सा कि मरकरी इसको देख के दिया गया है क्योंकि जो मरकरी है वो सबसे क्लोज होता है अर्थ के, और इसका मतलब कि सबसे हॉटेस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए मरकरी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है और सबसे क्लोजेस्ट भी है सन के, और सबसे स्मॉलेस्ट भी, ठीक है। उसके बाद आता है वीनस आपका। वीनस इज़ द नेक्स्ट क्लोजेस्ट टू सन एंड इज कॉल्ड अर्थ ट्विन। मतलब जो वीनस है वो आपका सेकंड क्लोजेस्ट है सन के, और इसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। ट्विन का मतलब वही जुड़वा। क्यों बोलते हैं जुड़वा, क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो साइज है, मास है, डेंसिटी है, वो दोनों की बराबर होती है। आप कंपेयर करके देख लीजिए इन दोनों को, देखेंगे तो देखो साइज भी एक जैसा ही है दोनों का, ठीक है। उसके अलावा डेंसिटी भी दोनों की सेम होती है और मास भी दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है थर्ड प्लेनेट जो आपका अर्थ है। तो ये सबको पता है अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट विद लाइफ, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। मैसी सा हो गया था, ओके। सो आगे ये हो गया आपका मतलब जो हमने तीन प्लेनेट, जो पहले तीन प्लेनेट वो कवर कर लिए। और उसके बाद जो आपका आता है, उसके बाद आता है आपका मार्स। तो हमने अभी मतलब बहुत से हमारे जो मिशंस वगैरह मार्स के मिशंस होते हैं, ठीक है, हमारा मंगलयान था, तो हम सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो कर रहे हैं मार्स को, ठीक है। और मार्स को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर अर्थ के बाद कोई ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ हो सकती है, वो तो वो सिर्फ मार्स है। इसलिए सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन, सबसे ज़्यादा मिशन कहाँ पे जाते हैं? मार्स पे, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं मार्स के डार्क पैचेज होते हैं ऑन द सरफेस एंड इज बिलीव टू हैव सम प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ बाय साइंटिस्ट। मतलब इसके जो सरफेस है उस पर बहुत सारे डार्क पैचेज हैं, डार्क पैचेज। और उसके बाद साइंटिस्ट को लगता है कि इस पर लाइफ हो सकती है क्योंकि कुछ ना कुछ जो टेम्परेचर है वो अराउंड अर्थ से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ऐसा है कि कुछ ना कुछ लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फिफ्थ प्लैनेट जो है आपका जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट एंड हैज सर्कुलर लाइट एंड डार्क बैंड्स एंड 12 सैटेलाइट्स, ठीक है। ये बेसिक से फैक्ट्स हैं, ये आ सकते हैं आपके। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा आपका सोलर सिस्टम में? तो हम बोलेंगे कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और उसके जो सरफेस है उस पर लाइट एंड डार्क बैंड्स भी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये डार्क बैंड हो गया, ये सर्कुलर, ये आपका लाइट बैंड हो गया, ठीक है। ये उसके बाद फिर डार्क हो गया, ये डार्क हो गया, ये क्या है? लाइट एरिया है। तो ये क्या है? सर्कुलर लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं इसके ऊपर, ठीक है। उसके सैटेलाइट्स कितने हैं? 12 है। उसके बाद आता है सेचुरन, सेचुरन यानी सनी। तो आपका सिक्स्थ प्लैनेट है इन ऑर्डर और सेकंड लार्जेस्ट है, और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स है। कितनी है? 146, ठीक है। आई होप ये बेसिक्स इफेक्ट्स हैं आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूरेनस और नेपच्यून। तो इनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं अभी भी, क्योंकि मतलब बहुत सी डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब इतना टेलीस्कोप वगैरह भी इतने मतलब इतनी स्ट्रेंथ के अभी तक बने नहीं थे बहुत ज़्यादा कि इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। तो इसलिए इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं। बस आप ये याद रखिए कि सबसे लास्ट में नेपच्यून है और उससे पहले यूरेनस है आपका, ठीक है। तो एक बेसिक फैक्ट ये भी है कि सारे जो प्लैनेट्स हमने देखा कि वो ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड और इलिप्टिकल मैनर में ऑर्बिट करते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका रिवॉल्व करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज देखिए, आप क्लॉक देखते हैं सब घर पे, ये आपका क्लॉक होता है, यहाँ पे ये क्लॉक होता है। तो ये जो आपकी जो नीडल्स होती हैं कैसे मूव करती हैं? ये ऐसे मूव करती हैं। तो ये हो गया आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर इसी को हम ऐसे बना दें, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स हैं
वो क्या करते हैं, वो ऑर्बिट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी वेस्ट टू ईस्ट। मान लीजिए आपका ये सन है, ये आपका सन है, ये आपका सन है, तो उसके अराउंड ये प्लैनेट है। ये प्लैनेट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये ऐसे मूव करेगा, यानी वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा। हम सबको पता नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये डायरेक्शन होती हैं, तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं सारे प्लैनेट, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, ठीक है, इस वे में। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंटी क्लॉकवाइज या फिर वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट कैसे करते हैं। तो जनरल अगर आपकी स्टेटमेंट आती है कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स मूव रिवॉल्व अराउंड द सन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो होगी आपकी राइट। लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं, यूरेनस एंड वीनस। वो क्या करते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं आपके। कैसे? अभी देखिए, सॉरी ये ना थोड़ा सा मिस्टाइप हो गया यहाँ पे। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, ओके। तो ये ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आपको ठीक करके दे दूंगा। तो ये ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। कैसे? हमने बनाया था अभी सन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे मूव करते हैं ये देख लीजिए। ये आपका सन है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज, अब ये एक प्लैनेट यहाँ पे है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा। सॉरी यार, जो यूरेनस और वीनस हैं वो आपके किस कौन सी मूवमेंट है इनकी? इनकी मूवमेंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यानी क्लॉकवाइज सन ये होगा, क्लॉकवाइज अभी हमने देखी थी कि मान लीजिए एक प्लैनेट यहाँ पे है, तो फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, और फिर ये यहाँ पे आएगा वापस, ठीक है। तो ये आपकी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे, इस वे में ये आपके क्लॉकवाइज मूव करते हैं। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं आपके? यूरेनस एंड वीनस, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ये आपको बेसिक फैक्ट जो है वो यूपीएससी पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर कि यूरेनस और वीनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। आपका स्टेटमेंट दे देगा, फिर आपको पता करना है कि वो राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं अर्थ के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। अर्थ के बारे में मतलब हम देखते हैं कि अर्थ को बोलते हैं अर्थ पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, अर्थ इज़ नॉट कम्प्लीटली राउंड, ठीक है। मतलब कि अर्थ पूरी तरह गोल नहीं है, पूरी जो मतलब पूरी सर्कल शेप होती है उस टाइप में नहीं है। लेकिन जो इसकी शेप है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओब्लेट जियोइड शेप। अगर आपको स्टेटमेंट में दे दे कि अर्थ इज़ कम्प्लीटली राउंड, तो मतलब वहाँ पे गड़बड़ है, वो क्या है स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट रॉन्ग है आपकी। अर्थ की शेप में, अर्थ आपकी ओब्लेट जियोइड शेप में है, ठीक है। और जियोइड का मतलब क्या होता है कि जैसे ये सर्कल है आपका, ये तो पूरा सर्कल है, लेकिन जो अर्थ है वो थोड़ी सी, जहाँ पे पोल्स है ना वहाँ पे थोड़ी सी फ्लैटेंड है, ये ऐसे, ठीक है। मतलब जो अर्थ है वो थोड़ी सी यहाँ पे क्या है, फ्लैट हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी फ्लैट हो जा रही है, ठीक है। तो ये है आपकी ओब्लेट जियोइड शेप, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक सा फैक्ट है कि अर्थ इज लिटिल फ्लैटेंड एट बोथ द पोल्स। इट रेडियस इज 6371 किलोमीटर, ठीक है। जो मतलब जो अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है, अगर हम ये देखें तो ये ऑन एन एवरेज कितनी है आपकी? 6371 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक से फैक्ट। और थोड़ा आगे पढ़ते हैं फिर। जो अर्थ है वो रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वंस इन एवरी 24 आवर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी अर्थ है, एक्सिस कौन सा हो गया इसका? ये मतलब कि एक जो परपेंडिकुलर है वो हमने खींच दिया इसके अंदर से, ये हो गया हमारा एक्सिस, ठीक है। तो जो ये एक्सिस पे है, इसका जो अक्स है या फिर एक्सिस है, उस पर क्या करती है? रोटेट कर रही है। मतलब इस पे भी ये क्या हो रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। मतलब एक तो सन के राउंड ऑर्बिट करती है एलिप्टिकल मैनर में, और एक जो अपने एक्सिस है उस पर भी क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक सा एक फैक्ट जो मतलब सबको ही पता है। और उसकी वजह से क्या होते हैं? डे एंड नाइट होते हैं। तो कितना टाइम लगता है अर्थ को एक सर्कल कंप्लीट करने में, अपना खुद का अपना ग्राउंड कंप्लीट करने में?
उसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। तो उसमें 12 आवर्स का आपका डे, 12 आवर्स की नाइट, जो जनरल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि अर्थ जो है एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है। At a certain point of time, only one half of the earth which faces the sun experiences daylight and the other faces the darkness, ठीक है। तो हम देख ही सकते हैं, सीधी बात है। अर्थ क्या है, सर्कल मैनर में है, ओब्लेट ज्यूड शेप में, मतलब। तो जैसे कि ये अर्थ है, उसके बाद ये हमारा सन है, ठीक है। तो सन का कैसे आएगा, इस पे जो सन की रेज होती है वो ऐसे पड़ती हैं सारी। ये हो गया अर्थ का एक्सिस, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट होता है वो सन के साइड होता है, तो इस पे क्या मिलती है, इस पे आपको लाइट मिलती है। लेकिन जो दूसरा पार्ट होता है उस पे क्या मिलती है, आपको डार्कनेस मिलती है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं आती, ये ऑपोजिट साइड में है सन के, इसलिए यहाँ पे लाइट नहीं आती है। तो इसलिए क्या क्या रहती है, यहाँ पे डार्कनेस रहती है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि सारे प्लैनेट्स की तरह जो अर्थ है वो भी सन के अराउंड ऑर्बिट करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। हमने अभी देखा कि सिर्फ यूरेनस और वीनस को छोड़ के बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, ठीक है। तो कितना टाइम लगता है अर्थ को एक कंप्लीट ऑर्बिट करने में, उसको लगता है 365 डेज प्लस 1/4 डे, यानी 365 एंड हाफ का भी हाफ। तो एक ये सन हो गया, ये आपकी अर्थ हो गई। तो इसको एक पूरा सर्कल करने में कितना टाइम लगेगा, 365 प्लस में 1/4 डे, ठीक है। तो इतना टाइम लगता है, लगभग 1 साल जो आपका होता है। उसकी वजह से क्या होता है, सीजन्स चेंज होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि डे एंड नाइट क्यों होते हैं, तो आप बोलेंगे कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, एक वजह से क्या होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सीजनल चेंजेस क्यों होते हैं, तो सीजनल चेंजेस आप बोलेंगे कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड और एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, उसकी वजह से क्या होते हैं, सीजन्स जो चेंज होते हैं, ठीक है। और फिर हम लीप ईयर कंसेप्ट भी देखते हैं थोड़ा सा, कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 365 प्लस 1/4 डे इतना लगता है अर्थ को रोटेट करने में सन के अराउंड। तो बेसिकली क्या होता है कि जो 1/4 है वो हम इसको सीधा तो नहीं दिखा सकते एक जगह पे कि हम 1 साल को बना देंगे कि 365 एंड 1/4 डे का। हम जनरली देखते हैं कि 365 डे का 1 साल होता है पूरा, लेकिन जो लीप ईयर होता है वो 366 डे का होता है, क्योंकि उसमें जो पीछे वाले 3 1/4 1/4 1/4 ये 3 ईयर के और एक उस पर्टिकुलर ईयर का 1/4 डे, ये सब ऐड करके क्या बन जाता है, पूरा एक दिन बन जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको 360 डे का एक ईयर बना लेते हैं अलग से, उसको बोलते हैं लीप ईयर, ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये बेसिक से फैक्ट थे आपके यूनिवर्स के बारे में, बेसिक से फैक्ट से जो हम मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी क्वेश्चन जो यूपीएससी वो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछ सकता है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसको। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, कोई फैक्ट कोई डाउट नहीं होगा, और कुछ होगा तो वो भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बेसिक पढ़ेंगे। तो हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ लिया, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, और अर्थ का जो बेसिक, जो अर्थ का जो मतलब जो आउटर चीज़ें हैं कि सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व करती है, डे एंड नाइट कैसे होते हैं, सीजन कैसे होते हैं, वो थोड़ा सा हमने देख लिया ऊपर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक जो फैक्ट, मतलब कि जो चीज़ें हमें आगे हेल्प करेंगी, कि हम कभी ट्रॉपिक पढ़ेंगे, कभी इक्वेटर पढ़ेंगे, कभी आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल वगैरह पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, किस बला का नाम है ये लॉन्गिट्यूड, क्या होता है लैटिट्यूड, तो इन तरह की चीज़ें हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। देखिए ये अर्थ है आपकी, ठीक है, ये अर्थ है आपकी। तो लैटिट्यूड का हम डेफिनेशन सिंपल से पढ़ें तो सीधी बात है, देखो, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ब्रेक डाउन करें, एंगुलर डिस्टेंस एक पॉइंट है अर्थ के सरफेस पे, ये मान लीजिए एक पॉइंट है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। और ये एंगुलर डिस्टेंस यानी ये हो गया आपका वाई एक्सेस, और ये हो गया आपका, मान लीजिए इसको मिला दिया हमने, तो जो ये एंगल बना ना, ये कितना बना, जितना एंगल बना उतना ही क्या हो गया आपका लैटिट्यूड हो गया। फिर इसको इस पॉइंट से हम एक सर्कल बना देते हैं पूरे अर्थ के राउंड, इस साइड भी इस साइड भी, तो इससे हमारा क्या बन जाता है, एक लैटिट्यूड बन जाता है, ठीक है।
आई होप कि थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे लैटिट्यूड बनते हैं। ये एंगुलर डिस्टेंस होती है पहली बात। तो सबसे पहले कभी भी ये मत सोचना कि ये कोई मतलब कि जो एक लैटिट्यूड होगा ये हो गया तो इसके बारे में हम ऐसे मापते हैं कि इनके बीच में कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है और उससे मेजर करेंगे कि हम कौन सा लैटिट्यूड बनेगा। नहीं, ये डिस्टेंस के बेसिस पे नहीं होता, ये एंगल के बेसिस पे होता है। ये अर्थ का एक पॉइंट है, ये हमारा अर्थ है, ये जो हमारी सेंटर है। तो ये देखिए पूरा सर्कल है, तो इसको हम क्या करते हैं 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे क्या करते हैं 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो सर्कल होता है वो पूरा कितना होता है 360 डिग्री का होता है। उसके बाद ये हो गया हमारा 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री है, मान लीजिए 1 डिग्री का एंगल बना, तो यहाँ पे 1 डिग्री एंगल बना इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से हमने क्या कर दिया एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया, पूरे अर्थ के राउंड एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, जिसको क्या बोलेंगे हम लैटिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और इनको ऑल्सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एज दे आर पैरेलल टू इक्वेटर। तो जो 0 डिग्री एंगल होता है ना, 0 डिग्री का, ये अर्थ हो गई आपकी, और ये जो 0 डिग्री होता है ना, ये 0 डिग्री, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। ठीक है, और जो सारे लैटिट्यूड्स होते हैं वो सारे इसके क्या होते हैं पैरेलल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पैरेलल होते हैं, सारे लैटिट्यूड्स इसके पैरेलल होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, और दीज आर यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेस, मतलब कि एक हम इनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों बनाते हैं लैटिट्यूड, इनका मेजर ही सिग्निफिकेंस यही होता है कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं हमारे वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। मतलब मान लीजिए यार एक यहाँ पे अर्थ का एक पॉइंट है, बेसिक सा कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे, इनके बीच में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इतना बड़ा तो कोई हमारे पास मेजरमेंट हो ही नहीं सकता कि हम डिस्टेंस ऐसे माप सकते हैं किसी फीते से या फिर किसी टाइप के मेजरमेंट से। तो वो तो इतना बड़ा कुछ है ही नहीं हमारे पास मापने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं लैटिट्यूड का यूज़ करते हैं। तो लैटिट्यूड के अंदर हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं इसको पार्ट्स में, मतलब 180 डिग्री 180 मतलब कि 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे। तो ऐसे हमने क्या किया 180 टोटल लैटिट्यूड बना दिए, और उनके बीच में पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, मतलब एक एग्जैक्ट डिस्टेंस होती है। तो हम फाइंड कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो लोकेशन है वो कौन से लैटिट्यूड पे है और ये लोकेशन कौन से लैटिट्यूड पे है, और इनके बीच में फिर हम जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड में से कौन सा हेल्प करता है आपका डिस्टेंस में, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो उसके बाद पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि इक्वेटर है उसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है वो अर्थ को 2 इक्वल हाउस में डिवाइड कर देता है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। हमने देखा कि जो इक्वेटर है वो क्या करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है अर्थ को। यानी ये अगर ये आपकी अर्थ है, ये हमारा 0 डिग्री का इक्वेटर है, तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और जो लैटिट्यूड्स के अंदर जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितनी होती है दो लैटिट्यूड के बीच में, वो होती है 111 किलोमीटर, यानी 69 माइल्स होती है यार, यहाँ पे 69 माइल्स होती है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट मेरे को, हाँ 69 माइल्स ही होती है, और 1 किलोमीटर में देखें तो 111 किलोमीटर होती है। तो ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं कि मान लीजिए एक लैटिट्यूड, एक जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो 1 डिग्री पे है और दूसरा जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो 2 डिग्री पे है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा फैक्ट जो है एक्सेप्शन जो हम पढ़ेंगे इस डिस्टेंस के बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में, कि जो डिस्टेंस है ना ये एवरेज है, ये ऑन एवरेज होती है 111 मीटर। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा कि जो अर्थ की शेप है वो पूरी सर्कुलर नहीं है, वो क्या है वो जियोइड शेप में, यानी फ्लैटेंड होती है थोड़ी सी पोल्स पे। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ये हमारे पोल्स के पास के जो लैटिट्यूड होते हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पे अर्थ क्या होती है थोड़ी सी फ्लैटन होने लग जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है जो एंगल्स जो हैं वो थोड़े से डिस्टेंस पे ज़्यादा बनते हैं। उस वजह से क्या होती है दो लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है पोल्स की साइड,
और यहाँ पे क्या होते हैं, डिस्टेंस कम होती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगी, यहाँ पे आपको फंसाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो पोल्स की तरफ जाते हैं हम, पोल्स पे जो दो लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पोल्स पे वहाँ पे अर्थ फ्लैटेंड होने लग जाती है, क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो कंप्लीटली सर्कुलर नहीं है, वो क्या है, वो जियोइड शेप है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में तो सबसे पहले हमारा लैटिट्यूड, अगर नदर्न हेमिस्फीयर में हम जाएं तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं। कैसे कि यहाँ से इक्वेटर से हमने देखा ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ अर्थ हो गया, ये क्या बना 0 डिग्री। फिर यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा नीचे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे कर करके, तो जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पे कितना एंगल बनता है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है हमारा 23.5 डिग्री। और यहाँ से हमने क्या किया, एक पैरेलल ड्रॉ किया, यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया पूरे अर्थ के राउंड, और ये बन गया हमारा 23.5 डिग्री का पैरेलल, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समझ में आया? होप आपको ये जो ऊपर जो कंसेप्ट था हमारा लैटिट्यूड्स का वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्यों पढ़ते हैं हम ये अब देखेंगे थोड़ा सा आगे। सबसे पहले जो मार्क करते हैं हम, क्यों करते हैं मार्क, वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ऐसा ही एक सर्कल बनता है सदर्न हेमिस्फीयर में, इतना ही 23.5 डिग्री का। ये भी कितना एंगल है, 23.5 डिग्री का एंगल है। तो इसके राउंड हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, और उस सर्कल को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमारा 23.5 डिग्री साउथ हो गया। ठीक है, उसके बाद दो सर्कल्स होते हैं हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हमारा होता है आर्कटिक सर्कल। ये हमारा पॉइंट है, सर्कल मतलब जो कोर है अर्थ की, उसका सेंटर पॉइंट है। और यहाँ से हमने एक एंगल बनाया, ये देखिए, ये रहा, साफ ही कर देता हूँ। हमने क्या किया, ये हमारा सेंटर है, इससे हमने इसको मिला दिया। ये कितना एंगल बना, ये हमारा बना 66.5 डिग्री का एंगल बना। सिमिलरली एक एंगल इतना ही हमारा कहाँ पे बना, यहाँ पे बना। ये भी हमारा 66.5 डिग्री का एंगल बना। तो जो नॉर्थ में जो सर्कल बनता है, उसके बाद हमने क्या किया, इस पॉइंट सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया। तो ऐसे जो सर्कल ड्रॉ किया, तो जो ये सर्कल है इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। हाँ, जैसे हमें पता है कि यहाँ पे आर्कटिक ओशन भी है एक, तो इसलिए यहाँ पे आर्कटिक सर्कल बना। और साउथ में हमारा अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, इसलिए इसको अंटार्कटिक सर्कल बोला गया, क्योंकि ये पूरे अंटार्कटिक को सराउंड कर रहा है, इसलिए इसको अंटार्कटिक सर्कल बोला गया। ये हमारा 66.5 डिग्री साउथ में, ये हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, और ये हमारे आगे काम आएंगे। क्यों पढ़ेंगे हम, ये आपको याद रखने हैं, हमारे आगे बहुत काम आने वाले हैं ये चीज़ें। उसके बाद हम पढ़ते हैं बेसिक लॉन्गिट्यूड्स के कंसेप्ट को। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसको ऐसे साफ कर देता हूँ। हमने अभी लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा। लैटिट्यूड्स तो जो हमारे जो थे पैरेलल थे, ये हमारे पैरेलल थे। हमने कि सर्कल बना दिए थे हमारे जो अर्थ के जो ग्लोब है हमारा, या फिर जो अर्थ पे इमेजिनरी लाइंस बना दी थी, इसलिए उसको क्या इसलिए उसको पैरेलल्स बोला गया था। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, वो मेरिडियंस होते हैं, वो हमारे पैरेलल्स नहीं होते। तो ये एंगुलर डिस्टेंस होती है मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग इक्वेटर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। देखिए यहीं पर ला देते थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका अर्थ है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया अर्थ के पूरा। जैसे हमने ये इक्वेटर लिया था ना 0 डिग्री पे, वैसे हमने 0 डिग्री पे एक मेरिडियन ले लिया, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। वो यहाँ से नहीं गुजरता है, तो वो यहाँ से गुजरता है, लेकिन हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है। यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे हम, इससे एंगल बनाएंगे। इसकी जो एंगुलर डिस्टेंस है, यानी इससे हमने 1 डिग्री का एंगल लिया, यहाँ पे इक्वेटर से लेके हमने यहाँ पे 1 डिग्री का एंगल बनाया, और 1 डिग्री यहाँ पे,
1 डिग्री यहाँ पे और 1 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, एक सर्कल, एक सेमी सर्कल बना दिया। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं मेरिडियन या फिर लॉन्गिट्यूड्स। ये एंगुलर डिस्टेंस होती है, इक्वेटर से मेज़र की जाती है, यानी जो इक्वेटर पे हमारा सेंटर है इससे ही मेज़र की जाती है, लेकिन वो वर्टिकल टाइप में होती है। ठीक है, वेस्ट और ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। एक बात याद रखना कि जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं, ये आपका लैटिट्यूड है, ये पूरा सर्कल होता है, मतलब ये जितना इस साइड है उतना ही उस साइड बोले, उस साइड भी होगा। ये मान लीजिए 66 डिग्री का आपका लैटिट्यूड है, तो ये उतना ही उस साइड भी, इतना इस साइड है, तो पूरा सर्कल होता है। लेकिन जो आपका मेरिडियन होता है वो आपका पूरा सर्कल नहीं होता है, वो आपका सेमी सर्कल होता है। यानी अगर ये आपका 22 डिग्री का 22 डिग्री ईस्ट का आपका लॉन्गिट्यूड है, तो ये आपका पूरा सर्कल नहीं होगा, ये आपका सेमी सर्कल होगा, क्योंकि हाफ जो है वो वेस्ट की साइड होता है। ठीक है, उसको हम आगे और अच्छे से देखेंगे। ये पूरा क्या होता है, ये सेमी सर्कल होता है, ये पूरा सर्कल नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे क्या करते हैं, 180 सर्कल इस साइड बनते हैं और 180 सर्कल उस साइड बनते हैं, इक्वेटर के वेस्ट की साइड। तो जो इक्वेटर के जो प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की साइड होते हैं उनको वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, और जो ईस्ट की साइड होते हैं उनको ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। हमने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी जो हैं वो पढ़ लिए हैं, अभी हम इंपॉर्टेंट जो लॉन्गिट्यूड्स हैं या फिर जो मेरिडियंस हैं वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, दीज आर सेमी सर्कल्स ऑन द ग्लोब रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक हमने क्या किया, सेमी सर्कल्स बना दिए, उनको क्या बोलते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं, और ये कन्वर्ज होते हैं पोल्स की साइड। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टुवर्ड्स पोल। देखिए एक कंसेप्ट और है, अब यही देख लीजिए आप, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये जो वाइट लाइन्स हैं, ये वाइट लाइन्स हैं, ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इनके बीच में इतना है, लेकिन यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, सिर्फ इतना, यहाँ पे सिर्फ इतना। और पोल्स पे तो क्या है, बिल्कुल ही कन्वर्ज हो जाते हैं सारे, एक पॉइंट पे क्या होते हैं, सारे कन्वर्ज हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा और कम हो गया, 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 यहाँ पे थोड़ा और कम, ऐसे करते करते पोल्स पे तो बिल्कुल ही कन्वर्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो लैटिट्यूड्स की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होती है टुवर्ड्स पोल, इंक्रीज होती है टुवर्ड्स पोल। जो दो लैटिट्यूड के बीच जो डिस्टेंस है वो पोल्स की साइड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अर्थ जो फ्लैटेंड हो जाती है थोड़ी सी। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस पोल्स की साइड क्या होती है, डिक्रीज होती है, और इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये आपको एक बेसिक फैक्ट है, याद रखना, वो स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और यूनिक क्वेश्चन बनते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, और दीज आर नॉट यूज फॉर डिस्टेंस कैलकुलेशन। अब देखो यार डिस्टेंस के लिए कैसे यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है दोनों के बीच की, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे तो और ही कम हो जा रही है। तो हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है पोल्स की साइड। इसलिए इसको डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मेजर जो फंक्शन है वो क्या है, वो है कि इसको यूज़ किया जाता है लोकल टाइम डिटर्मिनेशन के लिए। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका यूज़ होता है टाइम कैलकुलेट करने के लिए, और जो लैटिट्यूड्स है उनका यूज़ होता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, और जो ये लोकल टाइम है वो किस रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, वो किया जाता है जो प्राइम मेरिडियन है, यानी जो ग्रीनविच मीन टाइम है, वहाँ पे जितना टाइम है उसके रिस्पेक्ट में आपका लोकल टाइम कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब हमने देखा कि ये हमारा सर्कल होता है, मतलब जो अर्थ है, ये हमारा एक प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री। तो इसके रिस्पेक्ट में ही क्या करते हैं, हम सारे लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं, और हर लॉन्गिट्यूड्स का एक पर्टिकुलर टाइम डिफरेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। उसके लिए हमको टाइम को कैलकुलेट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये बेसिक फैक्ट है आपका कि फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट टाइम एडवांसेस बाय 4 मिनट्स एंड 1 आवर फॉर 15 डिग्री। अब देखिए आपका कंसेप्ट समझाते हैं थोड़ा सा अलग से। देखिए
ये आपकी अर्थ है, ठीक है। हमने इस पे क्या किया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ किया ऐसे, ये हो गया आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। उसके बाद यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 15 डिग्री, तो ऐसे इस साइड ये क्या किया हमने, लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किए। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, मेरिडियन होते हैं, ये वर्टिकल होते हैं अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। तो ये हमारा ये 0 डिग्री इक्वेटर है मान लीजिए, ठीक है। अब जो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं ना डिफरेंट जोन्स का या फिर डिफरेंट कंट्रीज का, वो किस बेसिस पे होता है, वो इस बेसिस पे होता है कि ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन है। ये कहाँ से निकलता है आपका, ग्रीनविच से। ग्रीनविच लंदन में है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, रॉयल एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है एक, ठीक है। तो जो जिस लॉन्गिट्यूड पे वो ऑब्जर्वेटरी है, उस ऑब्जर्वेटरी को उस लॉन्गिट्यूड को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोला गया, यानी प्राइम मेरिडियन बोला गया। और उसके ही रिस्पेक्ट में 180 180 दोनों साइड क्या है, लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किए गए हैं। ऐसे ऐसे 180 लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किए गए हैं, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ये मतलब बीच बीच में ऐसे करके लास्ट में 180 डिग्री। ये किस साइड है, ये आपकी वेस्टर्न साइड है, ये आपकी ईस्टर्न साइड है, तो इसको 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री इस साइड ईस्ट। तो जो ईस्टर्न साइड में उनको ईस्टर्न लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, और जो वेस्टर्न साइड में उनको आपको वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही हम प्राइम मेरिडियन है, मतलब हमारा 0 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, सॉरी, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइम मेरिडियन, ठीक है। जब हम इससे वेस्टवर्ड साइड जाते हैं तो टाइम क्या होगा, चेंज होगा। और वैसे ही अगर हम इससे ईस्टवर्ड साइड आएंगे तो टाइम क्या होगा, वो चेंज होगा। तो कैसे चेंज होता है, मान लीजिए यहाँ पे रात के 12 बजे हुए हैं, यानी सुबह के 12 बजे हुए हैं, ठीक है। तो इस साइड टाइम क्या होगा, ईस्टवर्ड साइड, यहाँ पे टाइम एडवांस होगा, टाइम एडवांसेस टुवर्ड ईस्ट। और अगर हम वेस्टवर्ड मूव करेंगे तो क्या होगा, टाइम डिक्रीज टुवर्ड वेस्ट। देखिए अगर यहाँ पे 12 बजे हुए हैं 0 डिग्री पे, तो 1 डिग्री ईस्ट पे क्या होगा, 12 डिग्री से 4 ज़्यादा, यानी यहाँ पे 12:04 है। वैसे ही अगर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे आपका 12 बजे हुए हैं रात के, तो यहाँ पे 1 डिग्री पे, 1 डिग्री ईस्ट पे, 1 डिग्री ईस्ट पे आपका क्या टाइम होगा, यानी 4 मिनट कम होंगे, यानी 11.56 PM होगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको मतलब देख लेना, सिंपल सी बात है कि ईस्टवर्ड साइड अगर हम जाएंगे तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंडिया का अगर एग्जांपल लें तो इंडिया यहाँ पे ईस्टर्न साइड 82°5' इस पे है, 50 लगा लीजिए। तो इस लैटिट्यूड इस लॉन्गिट्यूड पे है इंडिया, ठीक है, जो मीन टाइम है हमारा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इंडिया का मीन टाइम मानते हैं। तो ये क्या है, 5.30 आवर आगे है, ठीक है। यानी 5.5 घंटे हम क्या हैं, एडवांस हैं, क्योंकि हम ईस्ट साइड में हैं। तो इसलिए जब हम ईस्ट साइड जाते हैं तो क्या होता है, टाइम आपका एडवांस होता है, और जब हम वेस्ट की साइड जाते हैं तो टाइम आपका डिक्रीज होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जैसे हमने देखा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे होता है, वो कहाँ से पास कर रहा है, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से पास कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से सारे मेरिडियन रेडिएट करते हैं, 180 ईस्टवर्ड एंड 180 वेस्टवर्ड। ये हमने अभी देखा ही था, अभी जो हमने डायग्राम बनाया था उसके अंदर, ठीक है। तो ये हम अब प्राइम सॉरी ये तो इंटरनेशनल डेट लाइन आ गई 2 बार। चलिए मैं आपका ना एक नया वो डाल दूंगा, तो आपका प्राइम मेरिडियन जो है ना वो यहाँ पे बनता है, नहीं नहीं यहाँ पे। तो यहाँ के आसपास देख लीजिए, यहाँ पे आपका 0 डिग्री जो है वो 0 डिग्री
यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ 0 डिग्री होता है, यानी 0 डिग्री आपका प्राइम मेरिडियन होता है। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी मैं अलग से डॉक्यूमेंट में फिर आपको डाल दूंगा एक अलग से फ़ोटो। आई थिंक ये 2 बार डेट लाइन की फ़ोटो ही ऐड हो गई है। ठीक है, ओके। अब देखिए, हमने पढ़ा कि अगर प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की साइड जाते हैं, यानी इससे ईस्ट की साइड जाते हैं, तो टाइम क्या होता है, वो एडवांस होता है। टाइम इज एडिड टू मीन टाइम, एंड इफ़ यू गो वेस्टवर्ड टाइम इज रिड्यूस्ड। अगर उस साइड जाते हैं तो क्या होता है, टाइम रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे 12 बजे हुए हैं, जैसे हमने देखा था अभी, यहाँ पे अगर रात के 12 बजे हुए हैं यानी 12 AM है, तो यहाँ पे क्या होगा 15 डिग्री के बाद, तो यहाँ पे 15 डिग्री आपका ईस्ट है, वहाँ पे क्या होगा 1 AM है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है। और यहाँ पे अगर 15 डिग्री वेस्ट है आपका, तो यहाँ पे क्या है, टाइम डिक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पे अभी भी रात के 11 बजे हुए हैं। समझिए। तो उसके बाद हम करते हैं हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने 82.5 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड टाइम, यानी जो हमारा मेन टाइम है, उसको डिक्लेयर किया है। ठीक है, विच इज़ 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। देखिए 82.5 डिग्री आपका इंडिया, तो यहाँ पे आता है कुछ, ये आपका 82 डिग्री एंड 5 मिनट, तो ये है आपका, ये जो लॉन्गिट्यूड है, इसको इंडिया में क्या प्राइम मेरिडियन, यानी इंडिया का प्राइम मेरिडियन है, ये इंडिया का मीन टाइम है, यानी जो इस पे मीन टाइम है ना, वो सारा पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। अब हम जैसे कि यूएसए में डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, जैसे सेंट्रल टाइम है, वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, तो क्योंकि वो बहुत एरिया में क्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे एक टाइम नहीं हो सकता, इसलिए हर जोन के हिसाब से क्या है, अलग अलग टाइम में, जैसे ये आपका ईस्टर्न साइड हो गया, ईस्टर्न टाइम जोन, सेंट्रल टाइम जोन, वेस्टर्न टाइम जोन, अलास्का टाइम जोन, तो ऐसे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं। लेकिन जो इंडिया है, उसने सिर्फ एक ही लॉन्गिट्यूड को क्या माना है, मीन टाइम माना है, और वो है 82 डिग्री एंड 5 मिनट का जो ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड है, यानी जो प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड में है, उसको क्या बोला है, उसको बोला कि हम इस पे जो टाइम होगा उसको मीन टाइम मानेंगे हमारे पूरे इंडिया का। और ये क्या है, 5 घंटे 30 मिनट, यानी 5 hours और 30 minutes अहेड है ग्रीनविच मीन टाइम के। नॉर्मली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने देखा कि हर डिग्री में 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है, तो 15 डिग्री में कितना हो गया हमारा, एक डिग्री में 4 मिनट्स, 15 डिग्री में 60 मिनट्स। और 82 डिग्री में, यानी कि उसके बाद हम देखेंगे 60 डिग्री पे कितना डिफरेंस हो गया, 240 मिनट्स, यानी 4 hours का। ठीक है, उसमें आप 12.5 और ऐड करेंगे तो हमारा 5 hours और 30 मिनट्स आता है। तो ये क्या होता है, हमारा डिफरेंस होता है, यानी टोटल 82.5 डिग्री पे टोटल डिफरेंस क्या आएगा, 5 hours 30 मिनट। यानी अगर यहाँ पे जो प्राइम मेरिडियन है, हमने कहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 बजे हैं रात के, तो जो हमारे इंडिया में है वो कितना बजा होगा, ऐड कर दीजिए 5 hours और 30 मिनट्स, यानी 5:30 AM, यहाँ पे सुबह के 5:30 बजे हुए। तो ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा टाइम कंसेप्ट। इसी में हम डेट लाइन का भी कंसेप्ट देख लेते हैं, जैसे कि टाइम एडवांस होता है, टाइम रिड्यूस होता है दोनों साइड में प्राइम मेरिडियन के, ऐसे ही हमने एक डेट लाइन भी खींची हुई है वर्ल्ड के लिए, कि कौन सी एक ऐसी लाइन, इमेजिनरी लाइन है अर्थ के सरफेस पे, कि उससे इस साइड डेट क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है,
कैसे हम डेट को डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या हुआ, एक डेट लाइन बनाई जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये देखिए, ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। ये कौन सा ओशियन है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। ये अटलांटिक है, ये आपका इंडियन है, ठीक है। इससे क्या करती है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो पास होती है। अब देखिए, इसको सीधा क्यों नहीं लिया एक लॉन्गिट्यूड, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, ये सारा एरिया किसका है, यूएसए का। यहाँ पे हवाइन आइलैंड आपके, ये भी क्या है, किसके हैं, आपके उसके ऑस्ट्रेलिया के हैं, नहीं सॉरी यूएसए के हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आइलैंड है ये किसके अंदर आते हैं, न्यूजीलैंड है ये। तो यहाँ पे जो आइलैंड वगैरह ये थोड़े से, कोई ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है, कोई न्यूजीलैंड का आइलैंड है। तो इसलिए क्या है कि जो सारे को मतलब कि यूएसए में अलग अलग डेट ना हो कि भाई यहाँ पे एक अलग डेट है, 1 जनवरी है, यहाँ पे अभी भी 31 दिसंबर है। तो ऐसा मतलब कि ऐसी जो सस्पेंस ना क्रिएट हो इंटर कंट्री, कंट्री के अंदर, उसको इग्नोर करने के लिए, फिर उसको रोकने के लिए क्या किया, एक डेट लाइन बनाई गई जो कि पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है, ना ये लॉन्गिट्यूड है ना ये स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, इमेजनरी लाइन है जो कि जगह जगह पे मुड़ रही है, और उसकी वजह से ये इस शेप में बनती है, ठीक है। ये ये आ गई आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इससे इस साइड और इस साइड डेट क्या होती हैं, चेंजेस होती हैं। यहाँ पे आके क्या होता है, डेट चेंज होती है। अब कैसे होती है, अब पढ़ते हैं। ये जनरली 180 डिग्री है, मतलब कि यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना वो 180 डिग्री का है। 180 डिग्री जो मेरिडियन है उसको लिया गया है, लेकिन ये पैरेलल नहीं खींच सकते थे, क्योंकि वही अभी जैसे मैं बताया कि अब कहीं पे एक कंट्री में 2 डेट हो गई उस वजह से, तो इसलिए सस्पेंस पैदा ना हो इसलिए इसको स्ट्रेट नहीं बनाया गया। इसके जो पैरेलल है ना, पैरेलल ये जो ये प्राइम मेरिडियन हमने देखा था यहाँ पे, तो ये क्या है, इसके पूरे पैरेलल में, यानी देख लीजिए आप यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये क्या है, इसके अर्थ के अगर उसको हम गोल बनाएं तो ये क्या होगा, ये प्राइम मेरिडियन इसके पैरेलल में आएगा इस पॉइंट के, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन है, पैसिफिक ओशन से पास होती है। अब इसका बेसिक सा कंसेप्ट क्या है, अभी अभी क्वेश्चन आया था लेटेस्ट 2024 में ही आपका क्वेश्चन आया था इंटरनेशनल डेट लाइन कंसेप्ट को लेके। इनफैक्ट दो क्वेश्चंस थे और सिमिलर लाइंस पे थे। जीसी लियोंग में आपका अच्छे से मेंशन है, ठीक है। और वहीं से आपका अच्छे से आपका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया, और वहीं से हमने क्या किया, इसको उठाया हमारे मटेरियल को, और वहीं से हमने इसको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्लियर करने का ट्राई किया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इफ़ वी गो वेस्टवर्ड्स, मतलब वेस्ट कौन सा हो गया यार, ये हमारी लाइन होगी, ये हमारा क्या हो गया इसका वेस्टर्न साइड, ये हमारी क्या होगी ईस्टर्न साइड, ठीक है। इफ़ वी गो वेस्टवर्ड द डेट इंक्रीज एंड इफ वी गो ईस्टवर्ड डेट डिक्रीज। यहाँ से स्टार्ट होती है डेट, कोई भी यहाँ से स्टार्ट होएगी। मान लीजिए यहाँ पे 1 जनवरी आ रही है, तो उसके बाद 1 जनवरी ऐसे जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे 1 जनवरी होगी, फिर उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे 1 जनवरी होएगी, फिर उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे 1 जनवरी होएगी, उसके बाद यहाँ पे 1 जनवरी होएगी, यहाँ पे 1 जनवरी होएगी, फिर यहाँ पे 1 जनवरी आएगी, 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 यहाँ पे 1 जनवरी आएगी। और जैसे ही यहाँ से क्रॉस होगी उसके बाद क्या होगी, डेट चेंज हो गई, 2 जनवरी, 2 जनवरी, 2 जनवरी, ऐसे। तो ये क्या हो रही है, डेट चेंज हो रही है। अगर हम वेस्टवर्ड जाते हैं डेट इंक्रीज होती है, ईस्टवर्ड जाते हैं तो डेट इंक्रीज होती है, ठीक है। उसके लिए मैंने खुद से एक एग्जांपल भी इसके अंदर ऐड किया है आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। अभी देखते हैं, ये देखिए जापान सेलिब्रेट कर रहा है न्यू ईयर 12:01 पे। तो यूएस से वेट कर रहा होगा न्यू ईयर के लिए, क्योंकि वहाँ पे अभी भी 31 दिसंबर है और टाइम क्या है 9 AM, इतना डिफरेंस है। तो देख लीजिए अगर यहाँ पे ये जापान है आपका, ये जापान है, ठीक है। यहाँ पे 12:01 AM हुआ है, ठीक है। यहाँ पे न्यू ईयर के सेलिब्रेशन चल रहे हैं बढ़िया, आपने मतलब कि पटाखे वटाखे चल रहे हैं, फायर क्रैकर्स हो रहे हैं बढ़िया, आपकी पार्टी चल रही है, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद न्यू ईयर कहाँ पे आएगा, उसके थोड़ी देर बाद यानी 1-1.5 घंटा 2 घंटे बाद क्या होगा, यहाँ पे न्यू ईयर आएगा। उसके थोड़ी देर बाद इंडिया में न्यू ईयर आएगा, क्योंकि ये लो हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया, यहाँ पे न्यू ईयर आएगा। उसके बाद न्यू ईयर कौन सेलिब्रेट करेंगे, अफ्रीका वाले न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे।
सॉरी। और उसके बाद क्या है कि जो यूएसए वाले ना, वो अभी भी वेट कर रहे हैं न्यू ईयर का। उनका न्यू ईयर कब आएगा? जब ये चेंज होके यहाँ पे आएगी डेट, ठीक है। यानी जब यहाँ पे 12:01 हुआ है सुबह का 1 जनवरी का, तो यहाँ पे अभी भी क्या है, 9 AM है। किसका? 31 दिसंबर का। यानी अगर यहाँ पे 1 जनवरी है तो यहाँ पे 31 दिसंबर है। तो मान लीजिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, यहाँ से निकल के मैं एकदम से जापान चला गया, तो यहाँ पे मेरा 31 दिसंबर था, लेकिन यहाँ से क्रॉस होते ही क्या हो गया, 1 जनवरी हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और जैसे कि भी क्वेश्चन आया भी था, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं कैसे भी, किसी भी हालत में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इनफैक्ट मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग था स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप सिंपल इसको एग्जांपल से देखो ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल समझा दिया है कि अगर यहाँ पे जापान सेलिब्रेट कर रहा है न्यू ईयर को 1 जनवरी को, तो यहाँ पे अभी भी 31 दिसंबर है, और कितने बजे हैं, 9 AM बेसिकली। तो ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट। ऐसे ही फिर क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे 1 बज गया है, यानी यहाँ पे 1 तारीख आ गई है, यानी यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या क्या पता यहाँ पे 2 तारीख हो, ठीक है। तो इस साइड क्या होता है, डेट इंक्रीज हो जाती है। मतलब अगर यहाँ पे एक इससे इस साइड जो भी डेट होगी, इस साइड एक डेट ज़्यादा होगी। यानी अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है। तो ऐसे डेट क्या होती है, इंक्रीज होती है वेस्ट की साइड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि वेरिएशंस इन डे एंड नाइट, ठीक है। वेरिएशंस इन डे एंड नाइट। अब देखो, अर्थ हमने पढ़ी कि क्या कर रही है, वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारे डे एंड नाइट होते हैं। हमने ऊपर देखा था, वो जो अर्थ रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड ऑर्बिट करती है, उसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे सीजनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, सीजन चेंजेस होते हैं, ठीक है। तब देखो, जनरल सा फैक्ट है कि अर्थ इज इंक्लाइंड बाय 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स इलेप्टिकल प्लेन। देखो क्या होता है कि मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, हमने पढ़ी थी। उसके बाद ये एक्सिस है, ये आपका सन है। तो अर्थ क्या है, हम जनरली हमें ऐसे डायग्राम बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। एक्चुअल जो पोजीशन है वो अर्थ की, वो कैसे है, वो मैं बताता हूँ आपको। वो ऐसे है, ये अर्थ जो है ना, वो थोड़ी सी टिल्टेड है, यानी ऐसे। तो जो ये एक्सिस है ना, ये ऐसे है थोड़ा सा, यानी 90 डिग्री का जो एक्सिस है, इन पोल बोल सकते हैं आप 90 डिग्री, यानी नॉर्थ पोल यहाँ पे और ये साउथ पोल यहाँ पे। तो ये क्या थोड़ा सा ना मतलब ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल मेजरली यहाँ पे होता है, जो एक्चुअल नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और ये जो इसके जो एक्सिस है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। तो ये क्या थोड़े से टिल्टेड है, यानी ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है। तो जो ये एंगल है ना बीच में, ये वाला, ये कितना है, 23.5 डिग्री का है। और जो ये एंगल है, ये कितना बचा, 66.5 डिग्री का। और अर्थ क्या कर रही है, अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, ठीक है। तो ये देखो थोड़ा सा मैसी हो गया ना, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल डायग्राम बनेगा, वो कैसा बनेगा आपका, ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी अर्थ जो है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री। तो ये हमारा है एक्सियल प्लेन, और ये है ऑर्बिटल प्लेन, क्योंकि अर्थ जो है वो इस ऑर्बिट में राउंड कर रही है। तो जो अर्थ के अराउंड, जो सन के अराउंड अर्थ का जो ऑर्बिट है ना, जो ये है, उसके साथ कितना एंगल है अर्थ का, 66.5 डिग्री का। और अर्थ का जो एक्सिस है, यानी ये अर्थ है, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस होता है मेन,
तो अर्थ कितना टिल्टेड है यहाँ पे 23.5 डिग्री क्या है, टिल्टेड है। समझ में आ गया? तो मतलब चीज़ याद क्या रखनी है आपको, चीज़ ये याद रखनी है कि दो कंसेप्ट हैं, दो प्लेन होते हैं, एक होता है एक्सियल प्लेन, एक होता है आपका ऑर्बिटल प्लेन या फिर इलिप्टिकल प्लेन। एक्सियल प्लेन एक्सियल प्लेन एक्सियल प्लेन यानी अर्थ का जो एक्सिस है उसके साथ कितना एंगल है, अर्थ के टिल्ट का 23.5 डिग्री टिल्ट है। और जो उसके मतलब अर्थ के जो ऑर्बिटल प्लेन है, यानी जो अर्थ का जो एलिप्टिकल प्लेन है, यानी सन के राउंड जो अर्थ है वो रिवॉल्व हो रही है, उसके साथ कितना एंगल है हमारा, उसके साथ हमारा एंगल 66.5 डिग्री, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, क्योंकि ये जो 66.5 डिग्री है ये किसके साथ है, ऑर्बिटल प्लेन के साथ है, 66.5 डिग्री। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब फैक्ट सिर्फ यही है, क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा कि अर्थ जो है वो अपने एक्सियल प्लेन के साथ कितने डिग्री एंगल बनाती है और अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है। इसमें आपको कंफ्यूजिंग जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं, इनको इंटरचेंज कर देगा मान लीजिए यूपीएससी, फिर उस आपसे पूछ लेगा कि बोथ राइट, कौन सी वन राइट है, एक रॉन्ग, एक सही है, तो ऐसा ही आपसे पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि समर्स और विंटर्स कैसे होते हैं। देखिए समर्स में क्या होता है ना, ठीक है, तो क्या होता है, समर्स एंड विंटर्स कैसे पढ़ते हैं, चेंज एंड सीजन्स पढ़ेंगे हम अभी। तो देखिए इसको पढ़ने से पहले ये पढ़ते हैं चेंज एंड सीजन्स, उसके बाद ही समर विंटर पढ़ेंगे। क्या होता है कि अर्थ हमने देखा कि इलिप्टिकल मैनर में चलती है, यानी ये यहाँ पे जैसे हमने देखा था ना, ये होता है इलिप्टिकल मैनर। ठीक है आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस जो है वो 152 मिलियन किलोमीटर है और ये डिस्टेंस जो आपकी 147 किलोमीटर है, तो ये दोनों क्या आपस में इक्वल नहीं है। ऐसे ही क्या है, ये दोनों डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल नहीं है। तो ऐसे इलिप्टिकल मैनर में अर्थ जो है वो क्या करती है, रोटेट करती है सन के अराउंड। ठीक है, और अर्थ क्या है, इंक्लाइंड भी है 23.5 डिग्री पे अपने एक्सिस पे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है ना, अर्थ की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है सन के रिस्पेक्ट में। कि मान लीजिए सन है, ठीक है, अब अर्थ यहाँ पे है इतनी, ये टिल्टेड है, तो इस टाइम इस पोजीशन पे क्या होता है कि जो अर्थ का जो नॉर्थ पोल है ना वो सन की साइड होता है और जो साउथ पोल है वो सन की ऑपोजिट साइड में होता है। सिमिलरली क्या होता है, जब यहाँ पे पहुँचती है अर्थ, तो ये एलिप्टिकल मैनर में है तो थोड़ा सा ऊंचे होएगी यहाँ पे, और ऊंचे होती है तो क्या होता है, जो साउथ पोल है ना वो क्या है, सन की साइड है, और जो नॉर्थ पोल है वो सन के ऑपोजिट साइड है। तो ऐसे क्या होता है, अर्थ की पोजीशन क्या होती है, वो चेंज होती रहती है सन के रिस्पेक्ट में। इस वजह से क्या होता है कि जो डिफरेंट सीजन्स चेंज होते हैं हमारे, जब नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आपका, यानी ये इस टाइम पे, यहाँ पे इस टाइम पे क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आपका अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आपका सन की साइड होता है, और इस टाइम पे क्या होता है, सदर्न हेमिस्फेयर सन की साइड होता है। और जब ये नॉर्थ हेमिस्फेयर सन की साइड होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स होती हैं, और जब सदर्न हेमिस्फेयर सन की साइड होता है तो सदर्न हेमिस्फेयर में समर होती हैं। समझ गए? तो ऐसे होता है ये कंसेप्ट सारा। ठीक है, और अभी चेंज सीजन से पहले चलो सीजन से करते हैं पहले कंप्लीट। देखो समर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसा कि हमने पढ़ा, अभी ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके थोड़ा समझाता हूँ। क्या होता है कि सन है, ये अर्थ है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रही है।
एलिप्टिकल ऑर्बिट में है, ठीक है। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट था। अब क्या होता है, सन है, इस टाइम पे जहाँ पे जब अर्थ ये इस साइड होती है, ये टिल्ट होता है थोड़ा सा, और यहाँ पे क्या होगा, टिल्ट ऐसे होएगा, यानी नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। देखो, और अब ये ऐसे रोटेट करती है सन के राउंड, ठीक है। तो क्या देखने को मिला कि इस टाइम पे नॉर्थ पोल है वो सन की साइड है, और इस टाइम पे साउथ पोल है वो सन की साइड है, और नॉर्थ पोल ऑपोजिट साइड में टिल्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, ये होते हैं जब जून का टाइम होता है, और ये होता है जब आपका दिसंबर का टाइम होता है। ये पोजीशन उस टाइम पे होती है। तो पहले पोजीशन ही पढ़ते हैं हम, सीजन से पहले हम पोजीशंस पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि, तो चलिए पढ़ते हैं पोजीशंस के बारे में। तो पोजीशंस को जो बेसिकली वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इक्विनॉक्स एंड सोल्स्टाइस, ठीक है। तो इक्विनॉक्स, जैसा कि हम लिटरल मीनिंग ही बता सकते हैं, इक्विनॉक्स यानी इक्वल नाइट्स। तो इक्वल इक्विनॉक्स का जो मतलब जो मेजर लिटरल मीनिंग बता सकते हैं वो हो सकता है कि इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इन दी बोथ द हेमिस्फेयर। ये देखिए, ये हमारे इक्विनॉक्स हैं दो, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। तो इन दो पोजिशंस पे क्या होता है कि जब अर्थ अपने ऑर्बिट में इस पोजिशंस पे होती है, इन दो पोजिशंस पे होती है, उस टाइम पे जो सन की रेज हैं वो वर्टिकल होती हैं, किस पे, इक्वेटर पे, यानी 0 डिग्री पे क्या होती हैं, इक्वेटर पे वर्टिकल होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो इक्वेटर सबसे ज़्यादा हीट होता है, अब इक्वेटर पे वर्टिकल है, तो उसका मतलब कि जो दोनों हेमिस्फेयर हैं, दोनों हेमिस्फेयर में जो डे एंड नाइट की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल रहती है, समझिए। तो दो टाइम पे ये फिनोमेना होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इस फिनोमेना को बोलते हैं इक्विनॉक्स। हम अगर जनरल एक अलग से डायग्राम बना के देखें तो ये आपका सन है, ये आपका अर्थ है, ये आपका 0 डिग्री है। तो जो अर्थ की जो रेज हैं वो वर्टिकल होती हैं, कहाँ पे, इक्वेटर पे, अब 21 मार्च को। और सिमिलर कंडीशन कहाँ होती है, 21 सितंबर को, यहाँ पे क्या होती है, इक्वेटर पे यानी 0 डिग्री पे वर्टिकल होती हैं सन की रेज। तो उस टाइम पे जो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट है वो दोनों हेमिस्फेयर में इक्वल होती है, उसकी वजह से क्या बोलते हैं, इनको इक्विनॉक्सेस बोलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं सोल्स्टाइस के बारे में, ठीक है। तो सोल्स्टाइस के बारे में देखिए, अब इक्विनॉक्स का हमने पढ़ लिया कि डे एंड नाइट की जो लेंथ है वो इक्वल रहती है, लेकिन सोल्स्टाइस में क्या होता है कि जो सन की जो अपेरेंट मूवमेंट है वो चेंज हो जाती है। कैसे कि जो अब देखिए, यहाँ पे इक्विनॉक्स था 21 मार्च को, अब क्या करती है, अर्थ की पोजीशन यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ आती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, किसकी साइड, सन की साइड, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या होता है कि जो ये टिल्ट होता है अर्थ का, ठीक है। तो इस पोजीशन पे क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल है ना वो टिल्टेड होता है, किसकी साइड, सन की साइड। और जो साउथ पोल है, यानी यहाँ पे ये साउथ पोल आपका, तो ये कहाँ होता है, ये टिल्टेड होता है अवे फ्रॉम दी सन। तो इस टाइम पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वहाँ पे सन की रेज क्या होती हैं, वर्टिकल होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं समर सोल्स्टाइस। और सिमिलरली फिर यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि 23 सितंबर को क्या रहता है कि जो सन की रेज है वर्टिकल रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर, ठीक है। 23 सितंबर को क्या होती हैं, वर्टिकल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि इस टाइम पे भी दोनों हाफ्स में, यानी दोनों जो हाफ होते हैं अर्थ के, तो उसमें क्या रहता है, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इक्वल रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से चलती है अर्थ, यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, और यहाँ पे आती है 21 दिसंबर को। अब देखिए, अब सन की साइड कौन सा पोल है, ये पोल साउथ पोल सन की साइड है, और ये नॉर्थ पोल हमारा किसकी साइड है, अवे फ्रॉम दी सन टिल्ट हो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे गर्मियाँ होती हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ होती हैं। तो जो साउथ पोल है वो जो सन की साइड होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉन होता है,
ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने वर्टिकल बोल दिया था क्या? वर्टिकल ऑन इक्वेटर होती है भाई, सॉरी यार। हाँ, वर्टिकल ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होती हैं, इक्विनॉक्स पे, इक्वेटर पे वर्टिकल होती हैं। अब 21 दिसंबर को क्या होता है कि जैसे ही नॉर्थ पोल टिल्ट अवे होता है और साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड सन होता है, तो 21 दिसंबर को वर्टिकल ऑन कैप्रिकॉन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि समर सोल्स्टिस क्या होता, सोल्स्टाइस क्या होता है। तो समर सोल्स्टाइस हो गया हमारा, और विंटर सोल्स्टाइस हो गया। हम पढ़ ले थोड़ा सा कि सन इज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 23.5 डिग्री, ठीक है, ऑन 21 जून को। ऐसे ही विंटर सोल्स्टिस होता है हमारा, उस टाइम पे क्या होता है, सन ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। कहाँ पे? 23.5 डिग्री साउथ पे। और ये पोजीशन किस डेट पे होती है हमारी? 22 दिसंबर को। देखिए वेरी कर जाती है, कभी कभी, कभी 21 दिसंबर भी हो जाएगी, कभी ये 23 भी दिसंबर हो जाएगी, लेकिन जनरली हम एक्सेप्ट करते हैं कि 22 दिसंबर को ये पोजीशन हमारी होती है। और इस टाइम पे क्या होता है कि लेंथ ऑफ डे, जो दिन की जो लेंथ होती है वो लंबी होती है, किससे? नाइट से। कौन से हेमिस्फीयर में? सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि सन की साइड जा रखा है हमारा, सन जा रखा है हमारा साउथ की साइड, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। तो सितंबर के बाद कहाँ चलने लगता है? साउथ की साइड में जाने लगता है, ठीक है। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वहाँ पे क्या होता है, वैसे वर्षा कंडीशंस होती हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो लेंथ ऑफ नाइट है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेंथ ऑफ द डे। किस टाइम पे? विंटर सोल्स्टिस के टाइम पे, ठीक है। इन द ट्रॉपिक्स सीजनल चेंजेस आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। देखो अभी ये है आपका सन है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारे ट्रॉपिक, और 0 डिग्री हो गया इक्वेटर, और ये ट्रॉपिक्स हो गए हमारे कैंसर और कैप्रिकॉन, ठीक है। अभी क्या होते हैं, सन की रेज लिमिटेड होती हैं यहाँ तक, ठीक है। अब सन इनके बाद कहीं पे भी वर्टिकली ओवरहेड नहीं होता है। सन यहाँ पे जाएगा, उसके बाद फिर वापस यहाँ आ जाएगा। मतलब अब दूसरे डायग्राम में समझाते हैं आपको। ये देखिए, ये सन है, ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। ये हो गया हमारा कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो जो सन है ना, वो कभी इनसे बाहर वर्टिकली ओवरहेड नहीं होगा। जैसे ही सन यहाँ पे गया, फिर वापस इस साइड हो जाएगा, और फिर यहाँ तक आएगा, फिर वापस इस साइड चलेगा। तो ऐसे चलता रहता है, यानी जो अर्थ की पोजीशन चेंज होती है वो सिर्फ इस लिमिट तक होती रहती है कि सन की जो रेज है वो वर्टिकल एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होंगी जब हमारा समर सोल्स्टिस होगा, और एक बार वर्टिकल होंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जब हमारा विंटर सोल्स्टिस होगा, और उसके बाद ऊपर की तरफ होने लग जाती है, ठीक है। तो ये हमारी पोजीशन होती है सन की। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सीजनल चेंजेस होते हैं वो ट्रॉपिक्स में इतने डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो ट्रॉपिक्स हैं वो मोर और लेस उनको हीट मिलती रहती है सन की, ठीक है। उस वजह से क्या होते हैं, चेंजेस इतने ज़्यादा प्रिडोमिनेंट नहीं होते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल देखते हैं इंडिया का, साउथ इंडिया क्या है, साउथ इंडिया जो ट्रॉपिक्स में लाई करता है, ठीक है। हमारे जो 23.5 डिग्री की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। उस वजह से क्या है कि जो साउथ इंडिया वो ट्रॉपिक्स में है, और जो नॉर्दर्न इंडिया है वो कहाँ पे है, सब ट्रॉपिक्स में है। उस वजह से जो ट्रॉपिक्स में हम देखते हैं कि वहाँ पे सीजनल चेंजेस इतने डोमिनेंट नहीं होते। गर्मियों में भी वहाँ पे गर्मी होती है, मतलब थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। ऐसे ही सर्दियों में, जैसे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, एक्सट्रीम होती हैं सर्दियाँ, लेकिन साउथ इंडिया में क्या होती हैं, चेंजेस इतने डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते हैं, सर्दियाँ इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होती हैं, ओके। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सीजनल चेंजेस इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, ठीक है। और जो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट है वो भी इतना वेरी नहीं करती है। साउथ इंडिया का बेस्ट एग्जांपल है, वहाँ पे आप देख लेंगे, कोई हो साउथ इंडिया से या फिर कभी आपको मौका मिले जानने का, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि डे एंड नाइट्स की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है ट्रॉपिक्स में, ठीक है। उसके बाद बियॉन्ड ट्रॉपिक्स सीजनल वेरिएशंस and variations in length of day and night are predominant. These regions experience 4 seasons: summer, winter, autumn, and
स्प्रिंग आया यार, एक सॉरी टाइम मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो देखते हैं अभी एग्जांपल्स में। अभी हमने दो चीज़ें और पढ़ी थी, वो क्या थी, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। ये 66.5 डिग्री पे हमारा आर्कटिक सर्कल होता है, ये यहाँ पे नॉर्थ में, और ये यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ में हमारा क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल होता है। ठीक है, और ये हमारा आर्कटिक सर्कल होता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो सन की रेज है ना वो कभी ट्रॉपिक से बाहर नहीं निकलती हैं। तो मतलब कि जो 66.5 मतलब 23.5 डिग्री के बाद के जो रीजन्स हैं, ठीक है, वहाँ से आर्कटिक सर्कल तक, और वहाँ पे क्या होता है, जो सीजन्स जो है वो बहुत ही प्रीडोमिनेंट होते हैं। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ, और सिमिलरली इन सदर्न हेमिस्फीयर 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ। तो इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, 4 सीजन्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, प्रीडोमिनेंट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम नदर्न इंडिया में देखें तो हमारे नदर्न इंडिया में भी क्या 4 सीजन होते हैं, पहले विंटर आती हैं, फिर आपकी ऑटम आती हैं, फिर ये समर आती है, स्प्रिंग आती हैं। तो ऐसे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स आते हैं आपके। उस वजह से क्या है कि हम बोल सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे क्या होते हैं, जो सीजन्स हैं वो प्रीडोमिनेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सन की रेज क्या वर्टिकली ओवरहेड नहीं होती। उस वजह से क्या है कि जो सन की जो अपेरेंट मूवमेंट की वजह से हीट का जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करता रहता है विंटर्स में, समर्स में। उस वजह से क्या आते हैं, सीजनल चेंजेस होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि द सन इज नेवर ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक्स। कि लैटिट्यूड जैसे हम पढ़े हैं हमने अभी तक कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो उनके अलावा सन कहीं भी वर्टिकली ओवरहेड नहीं होता है। लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उसमें हर लैटिट्यूड पे सन दो बार ओवरहेड होता है वर्टिकली। ठीक है, बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ और अंटार्कटिक सर्कल दैट इज 66.5 डिग्री साउथ, देर आर 6 मंथ्स ऑफ डे लाइट एंड 6 मंथ ऑफ डार्कनेस। ठीक है, क्योंकि जब विंटर सोल्स्टिस होता है तो विंटर सोल्स्टिस के टाइम पे क्या होता है कि जो साउथ पोल है वो सन के साइड होता है, सदर्न हेमिस्फेयर। तो इस टाइम पे क्या होता है कि सन की रेज जो है वो यहाँ पे लगातार पड़ती रहती हैं, यहाँ पे सन कभी सेट नहीं होता। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है कि सन का जो सन की जो रेज हैं वो पड़ती रहती है साउथ पोल पे। वहाँ पे 6 महीने के लिए क्या रहता है, हमारा डे लाइट रहती है। 6 महीने कैसे देखेंगे आप, कि देखो ये होते हैं 6 महीने कौन से, 21 सितंबर से 21 मार्च तक। ठीक है, एक मिनट अभी दिखाता हूँ आपको, ये रहा। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 23 सितंबर है, और उसके बाद ऊपर क्या है, 21 मार्च। अब क्या होता है कि जैसे 23 सितंबर से 23 सितंबर से हमारे अर्थ की मूवमेंट स्टार्ट होती है यहाँ पे, और 21 मार्च तक। इस टाइम पे क्या होता है, जो सदर्न
पोल होता है या सदर्न हेमिस्फीयर होता है वो क्या होता है, टिल्ट होता है किसकी साइड, सदर्न हेमिस्फीयर की साइड। और इस टाइम पे साउथ पोल पे कभी भी सन जो वो सेट नहीं होता और वहाँ पे 6 महीने के लिए डे लाइट रहती है। और ऐसे ही सिमिलर कंसेप्ट पे क्या होता है कि जब आपकी 21 मार्च से लेकर और 23 सितंबर तक क्या होता है कि नॉर्थ पोल जो है वो टिल्टेड रहता है कहाँ पे, सन की साइड। और उस वजह से क्या होता है वहाँ पे सनसेट नहीं होता है, वहाँ पे क्या हो रहती है 6 महीने के लिए डे लाइट रहती है। और ऐसे मतलब जब वहाँ पे डे लाइट होगी तो सीधा मतलब है साउथ पोल पे क्या होगी, डार्कनेस रहेगी 6 महीने के लिए। समझ गए आप? तो जो देखिए जो अम, ये जो 21 सितंबर से 21 मार्च तक का जो सफ़र है वहाँ पे क्या रहती है, वहाँ पे आपका सदर्न हेमिस्फीयर में सन होता है और उस वजह से साउथ पोल पे क्या रहती है, डे लाइट रहती है 6 महीने की। ठीक है। और जब सन आपका नदर्न हेमिस्फीयर में होता है यानी 21 मार्च से आपका 21 सितंबर तक, तो उस टाइम पे क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में सन होता है और जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे 6 महीने की क्या रहती है आपकी, डे लाइट रहती है। आई होप आपको ये सब कंसेप्ट जो है उसका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमने जो ऊपर छोड़ा था मतलब मोस्ट ऑफ ने पढ़ लिया, वो कवर कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा और चेंजेस होते हैं जो सीजनल चेंज उनको कवर करते हैं। तो देखिए कि जब सन नॉर्थ हेमिस्फेयर में होता है तो दिन बड़े हो जाते हैं, नाइट्स बिकम स्मॉलर, क्योंकि इन नदर हेमिस्फेयर एज वी गो नॉर्थवर्ड टुवर्ड पोल क्या होता है कि जो सन की पोजीशन की वजह से जो डे लाइट होती है वो ज़्यादा होती है और जो रातें होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। हम अभी भी देखते हैं हमारे आसपास जो नॉर्थ इंडिया से उनको पता होता है कि जैसे कि जब गर्मियाँ होती हैं हमारे यहाँ तो जो सनडाउन होता है, सनसेट होता है वो बहुत लेट होता है, कभी कभी 7 बज जाते हैं, 7:30 बजे, मतलब इस टाइम के आसपास हमारा क्या रहता है, तब तक हमारा डे लाइट रहती है। लेकिन गर्मियों में वही 6 बजे के आसपास भी, यानी 6 से पहले भी कभी कभी क्या हो जाता है हमारा सनसेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो सन होता है वो सदर्न हेमिस्फेयर में होता है। ठीक है। तो जो सर जब समर्स होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो क्या होते हैं, जो दिन होते हैं उनकी जो लेंथ है वो लंबी होती है और जो रातें होती हैं उनकी जो लेंथ है वो क्या होती है, छोटी होती है। ये हमने पढ़ लिया कि जब समर होती है तो नॉर्थ पोल पे क्या रहते हैं, 6 महीने के लिए दिन रहता है। एट आर्कटिक सर्कल द सन नेवर सेट्स एंड सन शाइन्स फॉर 24 आवर्स, इट इज कॉल्ड ए लैंड ऑफ मिड डे सन। यानी आर्कटिक सर्कल जब हमने पढ़ा था जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था आर्कटिक सर्कल के बारे में, ये होता है 66.5 डिग्री। तो इस यहाँ पे इससे बियॉन्ड कभी सनसेट नहीं होता है। ठीक है, इससे बियॉन्ड क्या रहता है, डे लाइट रहती है, यानी सनसेट नहीं होता है। और अगर ऐसा जो कंडीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उनकी रिवर्स कंडीशंस होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। साउथ पोल क्या करता है, वहाँ पे 6 महीने की लॉन्ग नाइट होती है क्योंकि सन कभी राइज नहीं होता कहाँ से, आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड। ठीक है, ये आपको बेसिक फैक्ट है जो स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। देन विंटर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विंटर्स में क्या आता है, कंडीशंस वाइस वर्सा हो जाती हैं, यानी मतलब कम्प्लीटली रिवर्स हो जाती हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में सन की जो मूवमेंट है वो कहाँ हो जाती है, सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल टिल्ट हो जाता है किसकी साइड, सन की साइड। इस वजह से वहाँ पे क्या होती हैं, लेंथ ऑफ डे होता है वो ज़्यादा हो जाती है और लेंथ ऑफ द नाइट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल सन नेवर राइजेस एंड ड्यूरेशन ऑफ नाइट्स इंक्रीजेज पोलवर्ड्स। ठीक है, सॉरी विंटर्स के बारे में था ना, हाँ। तो विंटर्स में क्या होता है कि जब सन जो होता है वो राइज नहीं होता है किससे, आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड इन विंटर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर विंटर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो इसका मतलब जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या चल रही है, आपकी समर्स चल रही है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारे पास लास्ट के 2 टॉपिक हैं इस टॉपिक के।
पेरीफिलियन और एपीलियन कुछ ज़्यादा वो है नहीं इसके अंदर। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए हेलियन और एपीलियन, तो ये क्या होता है कि जब अर्थ क्लोजेस्ट होती है सन के, यानी 3 जनवरी को, उसको बोलते हैं पेरीहीलियन। और जब अर्थ फारदेस्ट होती है सन से, उसको बोलते हैं एपीलियन। पेरीहीलियन आप नाम से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पेरी यानी पेरीफेरी पे, बिल्कुल हमारी पेरीफेरी पे यानी कि सीमा पे है बिल्कुल। तो इसका मतलब है, देखो ये रहा। अभी क्या होता है 3 जनवरी को, क्या होता है जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होती है सन और अर्थ के बीच में। 3 जनवरी को सन क्या होता है, पेरीफेरी पे होता है बिल्कुल हमारी, इसको बोलते हैं पेरीहीलियन। और जब सन 3 जुलाई को सबसे दूर होता है अर्थ से, बहुत ज़्यादा दूर होता है, मतलब सबसे मैक्सिमम लेंथ पे होता है, डिस्टेंस पे होता है, उसको क्या बोलते हैं, एपीलियन। ठीक है। और ये कब होता है, 3 जुलाई को, या फिर कभी कभी 4 जुलाई को भी हो सकता है। अब देखिए, हम विंटर्स और समर्स के बारे में पढ़ रहे थे जब पहले, तो ये कंसेप्ट इसलिए पढ़ा था क्योंकि अब ये कंसेप्ट खत्म होने वाला है, तो थोड़ा सा एक और आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि लास्ट में सीजन्स के बारे में जो हमने पढ़ा वो ऐसा क्यों होता है, गर्मियाँ क्यों होती हैं, सर्दियाँ क्यों होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखिए, गर्मियों में क्या होता है, समर्स में क्या होता है कि हेमिस्फेयर कोई भी हो, मान लीजिए नदर्न हेमिस्फेयर में गर्मियाँ चल रही हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि जो सन की रेज है वर्टिकली होती हैं ट्रॉपिक्स पे, ठीक है, और वो वर्टिकली पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द रेज पर यूनिट एरिया वो ज़्यादा होती है। अब देखिए, अब ये एरिया है एक पर्टिकुलर, इस पे कोई रे पड़ रही है, ठीक है, अगर ये सीधी पड़ेंगे ना, तो इसका मतलब है कि जो इस एरिया पे रेज हैं वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होंगी। ठीक है, यानी मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का एरिया है, उस पर एक साथ कितनी रेज पड़ रही हैं, 4-5 रेज पड़ रही हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगी, वो छोटे एरिया को कवर करेंगी। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारी रेज कंसंट्रेट हो जाती हैं छोटे से एरिया पे। अब सिमिलरली, अब ये एक रे वर्टिकल सॉरी ओब्लिक होती है, मान लीजिए ये रे ऐसे जा रही है, तो ये क्या करेगी, ज़्यादा एरिया को कवर करेगी, ये एरिया ज़्यादा कवर करेगी। आपने कभी लाइट को देखा हो ना, कभी आप टॉर्च लेके देखना, आप एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हो। कभी आप टॉर्च पकड़ना हाथ में और टॉर्च को दीवार पे सीधा मारना, तो सीधा ऑन करके आप मारोगे तो आपको लगेगा, आपको बिल्कुल एक गोल सर्कल दिखाई देगा लाइट का दीवार पे। और उसी टॉर्च को आप ओब्लिक यानी थोड़ा सा टेढ़ा करके मारोगे ना दीवार पे, तो आपको बहुत सारा एरिया क्या होगा, कवर होता हुआ दिखेगा। लाइट क्या हो जाएगी, फेंट हो जाएगी, यानी इतनी डेंस नहीं रहेगी, लेकिन एरिया ज़्यादा कवर होगा। यही कंसेप्ट इसमें होता है। जब सन की रेज वर्टिकल पड़ती हैं आपकी अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा कंसंट्रेट होती हैं पर यूनिट एरिया पे। और जब वो ओब्लिक पड़ती हैं तो उस टाइम पे क्या होती हैं, कम डेंस होती हैं लेकिन एरिया ज़्यादा कवर करती हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होती है, वो उसको हीट नहीं कर पाती हैं ज़्यादा। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा कि जब वर्टिकली ओवरहेड होती है टॉपिक्स पे, तो सन की रेज वर्टिकली पड़ेंगी, और वर्टिकली पड़ेंगी तो जो पर यूनिट एरिया कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होती है, हीटिंग ज़्यादा होती है। समझ गए। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या चलेंगी, जब जब नदर्न हेमिस्फीयर में मान लीजिए समर चल रही है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो सन की रेज है वो क्या जाएंगी, ओब्लिक वे में जाएंगी। ओब्लिक वे में जाएंगी तो क्या करेंगी, वो एरिया ज़्यादा कवर करेंगी, इस वजह से क्या करेंगी, वो कंसंट्रेट नहीं हो पाती हैं, और एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या करती हैं, कम हीटिंग करती हैं। समझ गया। तो इस वजह से वहाँ पे क्या होती हैं, सर्दियाँ होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी थी फर्स्ट क्लास। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा, जो सोलर सिस्टम के बारे में, फिर यूनिवर्स के बारे में पढ़ा हमने, और फिर हमने उसके बाद जो अर्थ की पोजिशंस वगैरह हैं उसके बारे में पढ़ा, और जो सीजनल चेंजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो हम देखिए लेयर वाइज लेयर चल रहे हैं, कि जैसे कि हम देखते हैं कि ओनियन की हम लेयर बाय लेयर हम उतारते हैं, वैसे हम ज्योग्राफी की क्या करेंगे, लेयर बाय लेयर उतारेंगे। कि हमने पहले लेयर उतारी यूनिवर्स वाली, यूनिवर्स कैसे बना, उसके बाद हमने लेयर उतारी कि अर्थ की जो बाहर की चीज़ें हैं, कि अर्थ सन के अराउंड कैसे चलती है, सन का अर्थ पे क्या इफेक्ट होता है, सन और अर्थ की पोजीशंस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। और एक और कंसेप्ट मैं यही आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये पेरीहीलियन है, ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ और होती है, वो होती है आपकी पेरीजी, और एक होती है आपकी एपोजी। ठीक है, और
ये क्या होते हैं, जैसे पेरिहीलियन हमने पढ़ा कि जब सन सबसे क्लोजेस्ट होता है अर्थ के, ठीक है, उस टाइम को क्या बोलते हैं, उस टाइम को बोलते हैं पेरिहीलियन, ठीक है। और पेरिजी का मतलब है जब मून होता है क्लोजेस्ट। समझ गए? तो सिर्फ यही फर्क है पेरिजी और पेरिहीलियन में, ठीक है। और एपोजी क्या होता है कि एपोजी का मतलब होता है कि जब मून जो है वो फारदेस्ट होता है अर्थ से, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या फ़र्क होता है पेरिहीलियन और एपीलियन के बाद इसमें पेरिजी और एपोजी में। तो ये सिमिलर से वर्ड हैं, सिर्फ ये याद रखना कि सन से रिलेटेड है और एक मून से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो कंसेप्ट इस सारा खत्म हो गया हमारा टॉपिक। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अर्थ के बारे में स्टार्ट करेंगे, कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ, तो अर्थ की फिर लेयर इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम लेयर बाय लेयर पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, सो थैंक यू।